जापान एक ऐसा देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए तो जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न चीज़ों का अद्भुत मिश्रण देखने के लिए मिलेगा और यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड से काफ़ी टूरिस्ट हर साल जापान घूमने आते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो जापान घूमने का प्लान बना रहे हो और एक सिंपल ट्रैवल गाइड ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जैसे कि बेस्ट टाइम टू विजिट जापान, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी, एक्टिविटीज़ और बजट। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जापान में ज़्यादातर लोग स्प्रिंग सीज़न जो कि मार्च से अप्रैल तक होता है और ऑटम सीज़न जो कि अक्टूबर से नवंबर तक होता है, इन दोनों सीज़न में घूमने आते हैं क्योंकि वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है और घूमने के लिए परफेक्ट माना जाता है। स्प्रिंग सीज़न फेमस है चेरी ब्लॉसम के लिए, जब हर जगह आपको फूल खिले दिखाई देंगे। ये सकुरा सीज़न के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इस टाइम। ऑटम सीजन में आपको पेड़ के पत्तों का कलर चेंज होते हुए देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बहुत मनमोहक अट्रैक्शन है अपने आप में। लेकिन इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही सीजन में आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी और होटल भी काफ़ी पहले से बुक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इन दोनों सीजन में जाना है तो आपको काफ़ी एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। बाकी सीज़न जैसे समर सीज़न जो शुरू होता है मई से और सितंबर तक चलता है, इस दौरान काफ़ी गर्मी होती है और खासकर जुलाई और अगस्त में। लेकिन इस समय भी थोड़ी भीड़ देखने के लिए मिलेगी क्योंकि स्कूल के समर हॉलीडेज होते हैं। समर में काफ़ी समर फेस्टिवल्स का भी आयोजन किया जाता है। और बाकी रहा ठंड का मौसम, जो यहाँ दिसंबर से फरवरी तक रहता है और कई जगहों पर आपको काफ़ी स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस सीज़न में टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स। लेकिन अगर आपको बर्फ़ में घूमने का मन है तो आप इस सीज़न में आ सकते हैं। इन अ नटशेल बेस्ट सीज़न है स्प्रिंग और ऑटम, जब जापान में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। चलिए बात करते हैं जापान में कितने दिन का प्लान बनाएं। आप अगर मैप में देखोगे तो जापान साइज़ में काफ़ी छोटा दिखाई देगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जापान का लैंड मास साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए जापान को पूरी तरह कवर करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो जापान में, एटलीस्ट 12 से 15 दिन के लिए आप आओ, तभी आप कुछ हद तक जापान कवर कर सकते हो। जनरली टूरिस्ट 3 बड़ी सिटीज़ विजिट करते हैं, जो कि है टोक्यो, क्योतो और ओसाका। इसके अलावा लोग हिरोशिमा भी जाते हैं और डे ट्रिप्स करते हैं, जैसे कि माउंट फूजी, नारा, हक्कोने, कामाकुरा एक्सेट्रा। जापान में वेदर भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कई बार, तो प्लान चेंज करने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने पास हमेशा बफर टाइम ज़रूर रखिएगा। तो पहली बार के लिए मैं रिकमेंड करूँगी मिनिमम 10 से 12 या 15 दिन का प्लान ज़रूर बनाएं, तभी आप मज़ा ले पाएंगे। और ज़्यादा दिन है तो बहुत कुछ कवर किया जा सकता है जापान में देखने लायक। मैंने आगे वीडियो में सैम्पल आइटनरी भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं होटल अकोमोडेशन की। तो जापान में आपको हर टाइप का, हर रेंज का अकोमोडेशन मिल जाएगा, चाहे वो बजट हो, मिड रेंज हो या लग्जरी हो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको यहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाएंगे और आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो आपको यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी मिल जाएंगे। अगर आप सिटी सेंटर या फिर ट्रेन स्टेशन के आसपास रहना चाहते हो तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि उसके आसपास आपको थोड़ा महंगा अकोमोडेशन मिलेगा। मैं 3 जनरल टिप्स दे रही हूँ फॉर बुकिंग योर अकोमोडेशन इन जापान। पहली, जब आप जापान में कोई भी होटल या स्टे बुक कर रहे हो तो इसका ध्यान हमेशा रखें कि होटल ट्रेन स्टेशन के आसपास ही बुक कराएं, क्योंकि जापान में आप मोस्टली ट्रेन में ही ट्रैवल करोगे, भले ही वो सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है और टैक्सीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आपका होटल स्टेशन के आसपास हो तो आपको सामान के साथ ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जापान में जनरली होटल रूम साइज़ और बेड साइज़ काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो आप जब बुक करा रहे हो तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप गेस्ट हाउस या एयरबीएनबी भी बुक करा सकते हो, तो बेटर रहेगा। तीसरी बात ये कि जापान में काफ़ी सारे होटल और अकोमोडेशन में आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप जब बुक करा रहे हो तो ये आप फैसिलिटी देख सकते हो अवेलेबल है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको सामान भी ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ेगा अपने साथ में। एक और चीज़ है यहाँ कि होटल का चेक इन टाइम काफ़ी लेट होता है जापान में, जैसे कि 3 या 4 बजे दोपहर के। तो आप उस हिसाब से अपना होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लान बना सकते हो। नहीं तो आप लॉकर फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो, जो कि स्टेशन पे ही आपको मिल जाएगी। और गूगल मैप में आप ऐसी लॉकर फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है ये चेक कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से एरियाज़ बेहतर हैं रहने के लिए कनेक्टिविटी वाइज टोक्यो, ओसाका और क्योटो में। मैं जापान में जिन होटल्स में रुकी थी उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना है, जैसे कि टोक्यो से ओसाका, तो सबसे एफिशिएंट और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है बुलेट ट्रेन। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन के नाम से भी जाना जाता है।
शिंकानसेन का टिकट प्राइस थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू बस और फ्लाइट, लेकिन मेरी माने तो ये सबसे कन्वीनियंट और बेस्ट ऑप्शन है। पहले लोग जापान में ट्रैवल करने के लिए जेआर पास खरीदते थे। अब जेआर पास का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, इसलिए आप वो न खरीदें। इससे बेहतर होगा आप इंडिविजुअल ट्रेन टिकट खरीदें। ट्रेन टिकट आप ट्रेन स्टेशन से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास में लगेज ज़्यादा है तो आप रिजर्व सीट बुक कराएं। मैंने शिंकानसेन कैसे राइड करें इस पर अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके चेक करें। जापान में सिटी के अंदर ट्रैवल करना भी बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ एक आईसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको हमेशा अलग अलग टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। ये आईसी कार्ड आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा या फिर किसी भी बड़े ट्रेन स्टेशन से मिल जाएगा। ये आईसी कार्ड आप बसेस और ट्रेन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप कन्वीनियंस स्टोर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 7-Eleven। टोक्यो में ट्रेन का मैप देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कलर कोडेड लाइंस हैं क्योंकि ये अलग अलग कंपनीज ऑपरेट करती हैं, लेकिन ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। और एज ए टूरिस्ट आप सबसे ज़्यादा जो लाइन यूज़ करोगे वो है JR यामानोते लाइन, जो कि है ग्रीन कलर की, जो सेंट्रल टोक्यो कवर करती है। आईसी कार्ड कैसे लें और कैसे रिचार्ज करें इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखें। सबसे ज़्यादा बस यूज़ होती है वो है क्योटो में एज़ कम्पेयर टू टोक्यो और ओसाका, क्योंकि क्योटो में ट्रेन लाइन्स पूरे क्योटो को कवर नहीं करती हैं। जापान के अंदर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि किसी किसी रूट्स पे शिंकानसेन से सस्ता होता है फ़्लाइट फेयर। काफ़ी सारी लो कॉस्ट एयरलाइंस भी चलती हैं, जैसे कि जेट स्टार, तो आपको कभी कभी डील मिलने के भी चांसेस है, तो आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जापान में लग्जरी बसेस भी चलती हैं, जिन्हें हाईवे बसेस भी कहा जाता है। इनकी बुकिंग ऑनलाइन हो सकती है। बसेस के प्राइजेस भी काफ़ी कम होते हैं, तो आप इसमें पैसे बचा सकते हैं। लेकिन रात भर की जर्नी होती है और स्लीपर बसेस नहीं होती, ये सेमी स्लीपर सीट्स होती हैं, तो उतना कंफर्ट लेवल नहीं आ पाता है जितना कंफर्ट लेवल आपको किसी ट्रेन में आएगा। अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो 2 मेन ट्रैवल कंपनीज़ हैं जो ऑपरेट करती हैं बसेस, व्हीलर और JR बस, और उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है अक्रॉस जापान। ये बसेस फुली एयर कंडीशन होती हैं, उसमें वाईफाई फैसिलिटी होती है और टॉयलेट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप ज़रूर बस से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्योटो, टोक्यो या ओसाका जैसी बड़ी सिटीज़ में घूमने वाले हो तो आपको कार रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जापान में कार रेंट करना है तो उसके अपने कुछ नुकसान हैं, जैसे पार्किंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और रोड टोल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। जापान की ऑफिशियल करेंसी येन है और ये कुछ ऐसी दिखती है। जापान में क्रेडिट और डेबिट कार्ड काफ़ी जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको छोटी दुकानों से सामान लेना हो या स्ट्रीट फूड लेना हो तो आपको कैश ही देना पड़ेगा। इसलिए बेटर है थोड़ा बहुत कैश हमेशा अपने साथ कैरी करें, और एक कॉइन पर्स भी अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ट्रिप आपके पास काफ़ी सारा कॉइन्स इकट्ठा हो जाएगा। आप जापान आते समय अपने साथ US डॉलर कैरी कर सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज कराने के लिए। एयरपोर्ट पे भी अच्छा खासा एक्सचेंज रेट मिल जाता है आपको एयरपोर्ट पे 7-Eleven का ATM भी मिल जाएगा, जहाँ से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। थ्रू आउट जापान मोस्ट टूरिस्ट 7-Eleven ATM से ही पैसे विड्रॉ करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा रेट यही मिलता है। इसके अलावा आप आईसी कार्ड भी कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रैवल और ग्रोसरी शॉपिंग में काफ़ी काम में आएगा। जापान में डिजिटल पेमेंट ऐप भी चलते हैं, जैसे कि पे, लाइन पे, राकुटेन पे, लेकिन ये हर जगह एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं और इसके लिए आपको एक लोकल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जापान में कुछ जगहों पर आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, जैसे कि कैफ़े, ट्रेन स्टेशन और यहाँ तक कि शिंकानसेन ट्रेन के अंदर भी आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। जापान में eSIM भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं और जापान आने से पहले एक्टिवेट भी करा सकते हैं, और इसमें आपको फिजिकल सिम चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैंने eSIM क्लूक के थ्रू बुक करवाया था। फिजिकल सिम कार्ड आप जापान एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं या फिर किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से ले सकते हैं, जैसे कि 7-Eleven, या फिर आप क्लूक के थ्रू भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं और पिक कर सकते हैं एयरपोर्ट से। पॉकेट वाईफाई का ऑप्शन भी काफ़ी कॉमन है, जिससे कि आप काफ़ी सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। पॉकेट वाईफाई ये एक रेंटल डिवाइस है, इसलिए आप जब वापस जा रहे हो तो आपको ये रिटर्न भी करना पड़ता है। टोक्यो, क्योटो और ओसाका में घूमने वाली काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। वही सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जैसे कि निंजा समुराई म्यूजियम एंड एक्सपीरियंस सेंटर, प्राइवेट हैंडमेड रिंग वर्कशॉप एक्टिविटी, सुमो रेसलिंग मैच देख सकते हैं और ट्रेडिशनल जापानीज टी मेकिंग सेरेमनी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। वहाँ पर टीम लैब्स प्लैनेट्स और बॉर्डरलेस के नाम से डिजिटल इमर्सिव म्यूजियम है। अगर आपको पसंद है तो आप जाना न भूलें, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और स्ट्रीट गो कार्टिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जापान में, अगर आपके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो। मैंने यहाँ पर जापान का सैम्पल आइटनरी दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा करके अपना खुद का आइटनरी बना सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है ट्रिप बजट। जापान काफ़ी कॉस्टली माना जाता है, लेकिन मेरी माने तो अगर आप अच्छी प्लानिंग करें तो इसको बजट में भी किया जा सकता है।
मेरे 15 दिन के जापान ट्रिप का कॉस्ट पड़ा 1,60,000 रुपये, जिसमें से सबसे ज़्यादा महंगा मुझे रिटर्न फ्लाइट टिकट पड़ा जिसका कॉस्ट था 70,000 इंडियन रुपीज़। 15 दिन का अकोमोडेशन का मुझे लगा 45,000 रुपीज़। शिंकानसेन का टू एंड फ्रो टिकट प्राइस मुझे पड़ा 15,000 रुपये का, प्लस मेरा इंटरनल सिटी और बस ट्रेन ट्रैवल का मिला के हुआ 22,000 रुपये। मैंने कुछ अट्रैक्शंस किए जैसे कि टीम लैस, प्लैनेट, स्काई ट्री, यूनिवर्सल प्लस निंजा म्यूजियम, उनका मिलाकर मुझे लगा 10,000 रुपये। चलिए खाने की बात करते हैं। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं कुछ अपने साथ स्नैक्स और खाना कैरी करके गई थी, जिससे कि मेरा 15 दिन का कॉस्ट मुझे पड़ा 13,000 इंडियन रुपीज़ का। इस वीडियो में मैंने कम टाइम में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर पाई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।